हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आप सबको पता है हम लोग सीटेट की क्लासेस शुरू कर दिए चैनल पे अच्छे से। इससे पहले मैंने 2 थ्योरी की क्लासेस आपके लिए ले लिया, एक नोम चोम्स्की की, एक हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं लगातार सीडीपी का, और भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाऊंगा। होपफुली आज रात में मैं आपके लिए मैथ्स लेके आऊँगा या फिर कल तक मैथ्स और ईवीएस का भी लेके आ जाऊँगा। फिर हम लोग शुरू करेंगे लैंग्वेजेस का। बेसिकली हम लोग का 2 मॉक टेस्ट सीडीपी का हो चुका है, आज हम लोग तीसरा मॉक टेस्ट करने वाले हैं। एक मॉक टेस्ट में हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन लेते हैं। हालांकि एक पेपर में आपके जो पेपर आएंगे सीटेट में ऑफिशियल पेपर, वहाँ पे 30 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मैंने आपके लिए 15 क्वेश्चंस लिया है एक मॉक टेस्ट में। और मैं क्वेश्चंस जहाँ से उठा रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर उठा रहा हूँ। आज के पेपर में जो भी क्वेश्चंस होंगे ये सारे के सारे आपको मिलेंगे 4 फेब के। 4 फेब के 15 क्वेश्चन आज कराऊंगा मैं, 15 क्वेश्चन कल तक कराऊंगा। यानी कि 4 फेब 2023 में जो सीटेट का पेपर हुआ था, यानी सीटेट दिसंबर, सीटेट कौन सा वाला, सीटेट दिसंबर 2022 का जो हुआ था ना, उसका क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। यानी जो पेपर सीटेट दिसंबर वाला जो 4 फेब में जो पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम लोग जल्दी शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना, हिंदी वाला भी देखते हैं। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको एक चीज़ बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन करते वक्त। नेगेटिव क्वेश्चन का ध्यान रखना है, नोट लिखा है नहीं लिखा है, तो आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा डेवलपमेंट का करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा डेवलपमेंट का कथन सही नहीं है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो चिल्ड्रन डेवलप्स एट डिफरेंट रेट, तो ये तो सही है, यानी कि बच्चा जो है ना विभिन्न जो है ना दरों से विकसित होता है, अलग अलग रेट से दर से विकसित होता है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, ये भी सही है। विकास अपेक्षाकृत कर्मित होता है, यानी कि विकास ना एक कर्म में होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले दौड़ना सीख जाएगा फिर बैठना सीखेगा, ठीक है, या फिर बच्चा पहले बोलना सीख जाएगा फिर बैबलिंग करेगा, ठीक है ना। तो बच्चा पहले बैबलिंग करता है, यानी कि अलग अलग लफ्ज़ मुंह से निकालना, उसको अनुकरण करना, उसको किसी को फॉलो करना, फिर धीरे धीरे वो साफ बोलना सीखता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, गलत हमें देखना है। हेरिडिटी, यहाँ पे देखिए ये वाला, हेरिडिटी इज़ द ओनली कॉज ऑफ डेवलपमेंट, ये गलत है हमारे पास। अगला देखते हैं ये सही है या गलत है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली, ये भी सही है, यानी कि डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं कि एक बच्चा पैदा हुआ और वो दौड़ना बोलना सब सीख लिया, एकदम वो बहुत विद्वान बन गया, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, तो हमारे पास सी गलत है। अब ये गलत कैसे, ये भी हम लोग देखते हैं। हेरिडिटी असल में जो होता है ना, हेरिडिटी का मतलब अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मतलब जो आपने अपने पेरेंट्स से जो भी गुण अवगुण जो भी चीज़ें लिया है, आपका हेयर कलर से लेकर के बातचीत करने का तरीका, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि जो होता है ना कि बोलने चालने का तरीका, किसी से मिलने जुलने का, ये ज़्यादातर आप अपने पेरेंट्स से, एंसेस्टर्स से लेते हैं। तो देखिए डेवलपमेंट के बारे में कहा गया कि डेवलपमेंट जो है ना गुणक है जिसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, यानी अनुवांशिकता और जो आपका पर्यावरण है, इस दोनों का एक गुणक है, यानी दोनों का रिजल्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कह रहे हैं कि ओनली हेरिडिटी, यानी कि आपको बेसिकली देखना ना सेटेट में जो आप पेपर लेंगे ना सीडीपी का, तो बेसिकली इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखेंगे। जहाँ पे ओनली जो होगा ना, मैं टैग वर्ड्स आपको करा दूंगा, ओनली होगा तो वैसे भी वो ज़्यादातर चांसेस है 99.9% कि वो क्वेश्चन गलत ही होगा। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन गलत ही है, ठीक है। नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज सच एज इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग कम डायरेक्टली अंडर विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि पूछ रहा है कि इंसान के अंदर जो मानवीय क्षमताएं होता है, जैसे कि बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समालोचनात्मक चिंतन, ये सब किसके अंदर में आता है? तो ऑब्वियसली फिजिकल के अंदर आएगा। नहीं, फिजिकल में इंसान की बॉडी कैसी होगी, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये होगा। इमोशनल में इंसान कितना इमोशनल होगा, होता ना कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है छोटी छोटी बातों में, कोई लगता है कि है ही नहीं कुछ, अंदर में दिल ही नहीं है, इस तरह से। मोरल आपको पता है, मोरल नैतिक जिसको हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पे कॉग्निटिव वाला आंसर हो जाएगा, मतलब दिमाग से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगा ना, इंटेलिजेंस होगा, क्रिएटिविटी होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगा, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये सब आपके यहाँ पे आ जाएगा कॉग्निटिव में। तो ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, यहाँ पे असर्शन और रीज़न आ गया, यानी कि अभिकथन और तर्क है। इसमें करना क्या होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, असर्शन आपको अभिकथन देखना होता है, क्या ये सही है गलत है, सबसे पहले ये देखिए। उसके बाद रीज़न यानी तर्क आप देखिए या कारक देखिए कि ये कारक क्या उस अभिकथन को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका सॉल्यूशन बता रहा है नहीं बता रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि चिल्ड्रन अक्वायर स्किल्स, वैल्यूज़ एंड कस्टम्स ओनली थ्रू फॉर्मल स्कूलिंग। तो भाई ये वाला तो सबसे पहले गलत है, हमारा असर्शन गलत है। क्यों गलत है, देखिए क्यों गलत है। देखिए फॉर्मल स्कूलिंग का मतलब हम लोग पहले समझते हैं। फॉर्मल स्कूलिंग का मतलब है जो प्लान्ड स्कूलिंग होता है, यानी कि बच्चा जो आप असल स्कूल समझ रहे हो, बच्चा को जहाँ स्कूल भेजते हो, एक प्लान्ड इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे बच्चा सीखता है।
तो ऐसा थोड़ी कि स्किल्स जो सीखता है बच्चा, वैल्यूज़ जो सीखता है, कस्टम सीखता है, ये सब सिर्फ क्या स्कूल में जाके सीखता है? घर में बच्चा कुछ नहीं सीखता है। बच्चा एक दूसरे का अनुकरण करके अपने बड़ों से सीखता है चीज़ें, तो सिर्फ स्कूल में नहीं सीखता, इसलिए वो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन इज सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस, यानी बच्चों का जो समाजीकरण होता है ना, एक सरल और रेखीय प्रक्रिया है, तो ये भी गलत है। सोशलाइजेशन जो है एक सिंपल और रेखीय प्रक्रिया नहीं है, यानी कि सोशलाइजेशन रेखीय प्रक्रिया का मतलब करके एक लाइन में चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बच्चा को आप समाज से बाहर कर दो, कहीं मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था, जंगल में रखो तो सोशलाइजेशन बिल्कुल रुक जाएगा उसका। फिर आप जब एनवायरनमेंट में लाओगे, उसमें लोगों के साथ इंटरेक्ट कराओगे, एक सोसाइटी में लाओगे, तो फिर सोशलाइजेशन बहुत तेज़ी से करेगा। बच्चा एक दूसरे को अनुकरण करके सीखता है, एक दूसरे को फॉलो करके सीखता है। सोशलाइजेशन लीनियर नहीं होता है, और एक सिंपल प्रक्रिया भी नहीं, एक जटिल प्रक्रिया है। तो यहाँ पे ये भी हमारा गलत है, दोनों गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी में क्या है? बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ए और आर, या बी नहीं मतलब आर, ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। देखते जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करता रहता है। मैंने उस दिन एक चीज़ आपको बताया था कि आप बच्चे को अगर दिखाएंगे कि भाई ये, मैंने उस दिन बताया ना डॉग के बारे में, आप बता रहे हो कि ये एक पूंछ है, इसके 4 पैर है, तो ये डॉग है। तो बच्चा जब अगर एक काऊ को देखेगा तो क्या समझेगा? ये भी डॉग है, ये बड़ा सा डॉग है। तो आपको अगर बेटा ये डॉग नहीं, ये काऊ है, तो यहाँ पे बच्चा का क्या हो जा रहा है? यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है। तो बच्चा तब तक शांत नहीं बैठेगा, तब तक सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिलेगा, जब तक उसका इक्विलिब्रियम नहीं हो जाएगा। सेम यहाँ पे कह रहा है कि इंडिविजुअल कब तक सर्च करता रहता है चीज़ों को, एक बच्चा चीज़ों को सर्च करता है जब तक उसको क्या नहीं मिल जाता, तो भाई जब तक उसको इक्विलिब्रियम नहीं मिल जाता, इक्विलिब्रेशन में नहीं आ जाता है। यानी कि एक और मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक अगर बर्ड उड़ रही होती है आसमान में, बच्चा देखता है कि अच्छा बेटा ये उड़ रही है, चिड़िया है। जब वो एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखेगा, वो समझेगा ये भी चिड़िया है। तो आप उसको एग्जाम्पल दोगे, समझाओगे, तो बच्चा जब तक सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिलेगा, जब तक इक्विलिब्रेशन नहीं आ जाएगा, जब तक संतुलन नहीं आ जाएगा। क्यों? चूँकि उसके दिमाग में असंतुलन आ गया है। तो ये हमारा 4th का ए हो जाएगा। होपफुली चीज़ें क्लियर हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यानी कि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, आप ये इंग्लिश याद रखना, चूँकि टर्म्स हिंदी में कई हो जाते हैं एक टर्म के बदले में, मैंने पहले भी बताया। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब सिंपल भाषा में मैं ये समझाता हूँ आपको। आपका फ़ोन है, आपका मोबाइल है, ये आप ऑन कर रहे हो, बटन मतलब ये चल नहीं रहा है, स्क्रीन नहीं काम कर रहा, बटन दबा के ऑन करो, नहीं काम कर रहा है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि चलो यार चार्ज पे देख के देखते हैं, हो सकता है चार्ज में लगाएं और चल जाए। तो आप चार्ज में लगाते हो और ये सोचते हो कि मैंने चार्ज में लगाया, अब ये चलना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब कि आप टेक्निकलिटीज़ को समझते हो, लॉजिक को समझते हो और वो काम करते हो। तो एक बच्चे के अंदर ये कब आता है? ये आता है बच्चे के अंदर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। 4 स्टेजेस होते हैं टोटल पियाजे के। मैं आपको कल होपफुली पियाजे की थ्योरी करवा दूंगा। SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज लास्ट वाला होता है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आके ही बच्चे के अंदर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आती है, ठीक है। 6 देखते हैं हम लोग कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू मूव फ्रॉम रिफ्लेक्सिव एक्शंस टू इंटेंशनल एक्टिविटी। हिंदी में भी देखते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक यानी सहज क्रियाओं को ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करता है। इसका आंसर हमारा सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा। एक और चीज़ मैंने बताया था, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, यानी कि अगर चीज़ को आप दिखाओगे, एक बोतल बच्चा को दिखा रहे हो, छुपा लोगे, बोलोगे खो गया, तो बच्चा यहाँ समझ लेता है, समझना शुरू कर देता है कि वो चीज़ मतलब ख़त्म नहीं हो गई, मेरे नज़र से ओझल हुई है सिर्फ, लेकिन वो चीज़ अब भी एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से अभी यहाँ हम लोग समझते हैं कि इसका क्या मतलब था भाई, कि अनैच्छिक से लेकर के ऐच्छिक। एक बच्चा क्या होता है मतलब अनइंटेंशनली चीज़ों को करता है, वो कुछ सोच के नहीं करता। जैसे कि एक कोई चीज़ भी मिला उसको मुंह में दे करके वो चूसना उसको शुरू कर देता है, उसका शक करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। बॉटल दे दो, ठीक है, अब की रिंग रख दो, कुछ भी रख दो A to Z, उसको बच्चा शक करना शुरू करता है, उसको चूसना शुरू कर देता है। तो ये हमारा ये हो जाता है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शंस हो जाता है। उसका इंटेंशनल एक्टिविटी, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 2 साल के अंदर तक हो जाता है, 2 साल नहीं बल्कि पहले ही 1 साल में 12 महीने में, फिर वो इंटेंशनली चीज़ों को करना शुरू करता है। तो इसी के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमारा सेंसरी मोटर स्टेज में हो जाता है। मैं पियाजे की थ्योरी आपको अच्छे से कल होपफुली करा दूंगा, तो आप ईजिली समझ पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, हाफ क्वेश्चन अभी बच रहे हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि व्हेन यू प्रेजेंटेड विद द हाइंस डिलेमा 8-year-old गुरप्रीत रिस्पॉन्डेड दैट हाइंस शुड नॉट स्टील द मनी बिकॉज ही नीड्स इट, शुड स्टील है, सॉरी, ठीक है, ही नीड्स इट। उसके बाद कह रहे हैं
At which stage of the moral reasoning is the children's judgment of the right and wrong determined by the personal needs and wants? सिंपल सी बात है, अगर हिंदी में भी हम लोग पढ़ना चाहें कि हैंस की दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत एक बच्चे हैं जिन्होंने कहा है कि हैंस को पैसा चुरा लेना चाहिए था क्योंकि उसको इसकी ज़रूरत थी। नैतिक तर्क के विकास स्तर पर बच्चे में सही और गलत का फैसला व्यक्ति की ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। इसके लिए कौन सा सही होगा ये पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, मैं आपको हैंस डिलेमा में पढ़ाने वाला हूँ, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर आता है, तो मैं वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन उसमें अभी हम लोग देखते हैं, देखिए एक एक चीज़ समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है कि गुरप्रीत ने क्या कहा कि भाई वो हैंस को ना छुड़ा लेने थे मनी क्योंकि उसको ज़रूरत थी। यहाँ पे बच्चा ज़रूरत के आधार पे, अपने नीड्स के आधार पे फैसला करता है। पनिशमेंट एंड ओबिडियंस स्टेज में क्या करता है बच्चा, काम इसलिए करता है ताकि उसको पनिशमेंट ना मिले, ठीक है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट, यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, इसको बोलते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। इस केस में आदमी इसलिए काम करता है कि उसका पर्पस फुलफिल हो, मानी उसको पर्पस के आगे कुछ नहीं दिखता। यहाँ पे गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, मतलब कि अच्छा कहलाने के लिए काम करता है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यहाँ पे ये सोचता है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ना है, जो रूल है तो वो रूल है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बी हो जाएगा हमारा, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। ये तो इसका दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, यानी कि बच्चा इसलिए कह रहा है कि हाँ उसको चुरा लेना था क्योंकि उसको ज़रूरत थी, अपने ज़रूरत को, अपने आप को वहाँ पर ज़्यादा तरजीह दे रहा है इंसान यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लेव वाइगोट्स्कीज थ्योरी इज रेफर्ड टू एज थ्योरी। हिंदी में देखते हैं, कह रहे कि लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना जाता है। तो सिंपल सी बात है, लेव वाइगोट्स्की की थ्योरी की हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग सोशियो कल्चरल थ्योरी। थ्योरी का नाम ये है लेव वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बिहेवियर की अलग थ्योरी है, साइको एनालिटिक अलग थ्योरी है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अलग चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की डैश फैसिलिटेट कॉग्निटिव प्रोसेस अमंग चिल्ड्रेन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी लेव वाइगोट्स्की का नाम आएगा तो आप 3 चीज़ याद रखना, SCL, सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। इस तीनों में ज़्यादातर 99% चांसेस है कि आंसर आपके इसी के होंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, आपका लैंग्वेज हो जाएगा। सोसाइटी, लैंग्वेज, कल्चर तीनों एक साथ बहुत कम ही होगा। अगर होगा तो आपको क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। कह रहे हैं कि लेव वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को सबसे किसके माध्यम से सुगमति दी जाती है, तो यहाँ पे लैंग्वेज हो जाएगा, भाषा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड। बाल केंद्रित एजुकेशन बनाने के लिए कौन सा शिफ्ट हमें करना पड़ेगा, यानी कि एजुकेशन को किस तरफ हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कि हमारा बाल केंद्रित एजुकेशन सिस्टम बन जाए। यहाँ पे पहला है हमारा कि फ्रॉम फॉर्मेटिव असेसमेंट टू समेटिव असेसमेंट। ऐसा नहीं होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट का नाम से आपको हिंदी में पता चल रहा होगा, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि भाई फॉर्मेटिव से समेटिव बिल्कुल नहीं हो सकता। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसा असेसमेंट होता है, जब बच्चों को हम असेस करते हैं, क्लास के बीच में पूछ लिया, कभी भी पूछ लिया, ये बिल्कुल ये टेस्ट नहीं होता है। ऑरली भी हम पूछ सकते हैं ताकि हम बच्चों के चैलेंजेस को जान पाएंगे, वीकनेसेस को और अचीवमेंट को जान पाएंगे। तो ऑब्वियसली फॉर्मेटिव ज़्यादा अच्छा, तो फॉर्मेटिव टू समेटिव हम शिफ्ट नहीं करेंगे। फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, हाँ ये हम करेंगे। रट्टाफिकेशन वाले से लेकर के हम क्या करेंगे भाई, यानी कंठस्थ स्मरण से लेकर के हम क्रिया आधारित अधिगम करेंगे, यानी बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएंगे, बच्चा खुद करके सीखेगा, ये करेंगे हम। फ्रॉम डिस्कवरी लर्निंग टू लेक्चर मेथड, ये कभी नहीं करेंगे, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग से हम लेक्चर मेथड में कर देंगे। खोज आधारित शिक्षा से हम क्या करेंगे, बच्चों को लेक्चर देना शुरू कर देंगे। लेक्चर से बच्चा बिल्कुल नहीं सीखता है, ठीक है। फ्रॉम फ्लेक्सिबल करिकुलम टू स्टैंडर्डाइज करिकुलम। फ्लेक्सिबल मतलब होता है कि हर इंसान के हिसाब से करिकुलम होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ख्याल रखते हुए करिकुलम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर एक लट्ठी से एक डंडी से सबको आप हाँक दोगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 10 का बी सही है। रोट मेमोराइजेशन से आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, एज पर हावर्ड गार्डनर्स व्यू ऑन इंटेलिजेंस। मैंने हावर्ड गार्डनर की थ्योरी आज ही कराया, अभी थोड़ी देर पहले कराया। हावर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग टोटल 9 इंटेलिजेंस हैं। वर्बल, लिंग्विस्टिक, बॉडली, काइनेस्थेटिक है। उसके बाद अब स्पेशल इंटेलिजेंस है, मल्टीपल म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल। इस तरह से 9 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज ए सुपेरियर मोस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट। ऐसा कुछ हावर्ड गार्डनर ने नहीं कहा कि कोई सा इंटेलिजेंस सुपेरियर है, कोई सा इन्फेरियर है। सारे इंटेलिजेंस ठीक हैं, किसी के अंदर कुछ है तो किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कई सारे कॉम्बिनेशन है, अलग बात है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स रेफर्ड एज म्यूजिकल इंटेलिजेंस।
कह रहे कि दूसरों के भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरों के भावना को जो समझ पाता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है, उसको म्यूजिकल इंटेलिजेंस नहीं कहते हैं। इंटेलिजेंस इज ऑफ 3 काइंड, कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस जो है ना 3 तरह की है। कौन सा? एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। तो ऐसा कुछ नहीं, इंटेलिजेंस टोटल 9 टाइप के मैंने अभी बताया। वर्बल, लिंग्विस्टिक, स्पेशल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल। तो टोटल 9 काइंड के हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि ईच इंडिविजुअल, यहाँ पे थोड़ा सा हटा दूँ, ईच इंडिविजुअल हैज़ वेरिड लेवल ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस। ये वाला बिल्कुल सही है कि अलग अलग लेवल है। किसी के अंदर हो सकता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा हो और बॉडीली काइनेस्थेटिक कम हो, किसी के अंदर इंटरपर्सनल ज़्यादा हो, म्यूजिकल कम हो, किसी के अंदर कुछ, किसी के अंदर कुछ। तो अलग अलग लेवल के इंटेलिजेंस अलग अलग लोगों में पाए जाते हैं। ये हार्वर्ड गार्डनर ने कहा। मैंने बिल्कुल अच्छे से थ्योरी किया है और उसके अंदर मैंने होमवर्क भी दिया, तो आप वो देख सकते हैं जाके थ्योरी की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा असर्शन और रीज़न है। अ टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू वर्बलाइज देयर थाट्स वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम। कह रहे कि जब कोई प्रॉब्लम पे काम कर रहा है तो आप एक टीचर को ये कहना चाहिए कि बच्चों को कि अपने थाट्स के बारे में बोले, वर्बलाइज करे, मतलब जो भी काम कर रहा है तो उसको बोल बोल करके करे। एक टीचर को इनकरेज करना चाहिए इस बात के लिए। इसका रीज़न क्या कह रहा है? रीज़न कह रहा है कि प्राइवेट स्पीच फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये दोनों सही है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो ये हमारा पहला सही है, यानी कि दोनों सही है और एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन भी है। होपफुली आपको समझ आ रही होगी बात है। हम लोग थ्योरी करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। अ टीचर कैन काउंटर प्रिविलेंट सोशल जेंडर स्टेरियोटाइप बाई, यानी कह रहे कि एक अध्यापक क्या करेगा? प्रचलित जो सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िवादिताएं हैं उसको कैसे प्रभावहीन बना सकता है, यानी कि उसको कैसे कम कर सकता है, क्या करेगा? ये सॉरी मैंने अच्छा इस क्वेश्चन को हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, चूँकि इसके मैंने सारे ऑप्शन ही नहीं लिए। कह रहे कि ओनली ऑब्वियसली बात है, मैं इसका आंसर वैसे बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, लेकिन सारे ऑप्शंस मैंने लिए नहीं है, तो हम लोग इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक टीचर कह रहे जेंडर स्टेरियोटाइप को कैसे कम कर सकता है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास सिर्फ दिख रहा है, इंश्योरिंग गर्ल्स प्ले ओनली बैडमिंटन एंड बॉयज़ ओनली फुटबॉल इन स्पोर्ट पीरियड। कह रहे कि क्या करेगा? गर्ल्स को बैडमिंटन खेलने देगा और बॉयज़ को फुटबॉल। ऐसा नहीं करेगा। ये बेसिकली क्या करेगा? सारे का इक्वल पार्टिसिपेशन करेगा। जैसे कोई भी स्पोर्ट है तो गर्ल्स बॉयज़ सबको पार्टिसिपेट करने का मौका देगा, उनकी मर्जी होगी वो पार्टिसिपेट करे ना करे। ऐसा नहीं कि क्रिकेट है तो बोल देगा लड़के खेलेंगे, फुटबॉल है तो लड़के खेलेंगे, बैडमिंटन है तो लड़की खेलेगी, टेबल टेनिस है तो लड़की खेलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, बराबर इक्वल पार्टिसिपेशन कराएगा, तो यहाँ पे जेंडर स्टेरियोटाइप रुक सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द लर्नर्स इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गिव एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू। बच्चों के अंदर अगर क्रिएटिविटी अगर आपको बढ़ाना है, क्रिटिकल थिंकिंग अगर बच्चों की अच्छी करनी है, तो टीचर को किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए? रोड मेमोराइजेशन की ऑफ द कंटेंट, मतलब कंटेंट को बिल्कुल रटने के लिए दे दो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। पैसिव इमिटेशन ऑफ द टीचर, मतलब कि पैसिव इमिटेट करने दे दो कि भाई पैसिवली कुछ बस रटते रहो, याद करते रहो और कोई कुछ नहीं करना, करके नहीं सीखना है। दूसरा क्या कह रहा है कि कोरोबोरेट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जानकारियों की पुष्टि करने के लिए दे दो, अलग अलग जानकारियों को दे दो, विविध जानकारियों को, उसको कहो कि इसकी पुष्टि करो, इसका सही गलत आपको पूरा फैसला लेना है, विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है। फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है कि टू थिंक डाइवर्जेंटली ऑन अ प्रॉब्लम, किसी समस्या पर अब सारे चिंतन करना है, यानी कि प्रॉब्लम को आपको डाइवर्जेंटली सोचना है उसके बारे में, मतलब कि खुले दिमाग के साथ सोचना है, एक लॉन्ग टर्म व्यू की तरह सोचना है, अच्छे से डाइवर्जेंटली सोचना है उसको। तो ऑब्वियसली ये दोनों हो जाएगा, एक तो भाई कोरोबरेट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, विविध जानकारियों की पुष्टि करेंगे आप, उसको सोचेंगे, अलग अलग पहलुओं को सोचेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव को सोचेंगे, और फिर डाइवर्जेंटली उस प्रॉब्लम को सोचेंगे। मैं डाइवर्जेंट का मतलब मैंने आपको एक भी बताया था कि डाइवर्जेंट इज़ रिलेटेड टू क्रिएटिविटी या फिर क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अब जब क्रिएटिविटी के साथ क्रिटिकल थिंकिंग के साथ जब कोई चीज़ सोचते हैं तो ये दोनों ही हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग का ही पार्ट। तो अब ये दोनों ऑप्शन कहाँ पे, ये आप देखिए कि थर्ड एंड फोर्थ दोनों कहाँ हैं, ये डी नंबर में है, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम टीचर एम्फेसिस अपॉन, यानी कि एक संरचनावादी अगर कक्षा है जहाँ पे अध्यापक किस पर जोर देगा, ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर जोर देगा, यानी रचनात्मक मूल्यांकन में देगा, या स्टैंडर्डाइज असेसमेंट देगा, नॉन डिफरेंस असेसमेंट में देगा, या समेटिव असेसमेंट में। ऑब्वियसली मैंने बताया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ऐसा असेसमेंट होता है जहाँ पे
बच्चे का बीच में आकलन सेशन के बीच में या कभी भी किया जाता है, ताकि बच्चों के चैलेंजेस को हम समझ पाएँ, बच्चे किस चीज़ में इंप्रूव कर रहे हैं उस चीज़ को देख पाएँ और उसका ओवरऑल इंप्रूवमेंट कर पाए। तो ऑब्वियसली यही हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। सेशन को पूरा देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस तरह से आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, जो भी कुछ भी आप ओपनली चैनल पे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।